बीज उत्पन्न करती है? ऑप्शन ए दिया गया है टमाटर, ऑप्शन बी है बैंगन, ऑप्शन सी है मिर्च, ऑप्शन डी है आलू। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आप लोग आंसर दीजिए। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बैंगन इस क्वेश्चन का सही आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सेकेंड, रिटार्ट किसके लिए आवश्यक है? तो रिटार्ट आपको बताना है यहाँ पर किसके लिए आवश्यक है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, साग भाजी डिब्बाबंदी के लिए रिटार्ट आवश्यक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन नंबर है, उच्च तापमान पर रस का पाश्चुरीकरण प्रतिकूल रूप से प्रभावित करता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर थर्ड का आप लोग आंसर दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रस का रंग इस क्वेश्चन का सही आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कौन सस्य विज्ञान का मूलभूत सिद्धांत नहीं है इनमें से? तो आप लोग यहाँ पर आंसर दीजिए, इनमें से कौन सा सस्य विज्ञान का मूलभूत सिद्धांत नहीं है? तो राइट आंसर की बात करें तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कृषि हेतु पशुओं का प्रबंध करना। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। सस्य विज्ञान कृषि विज्ञान की वह शाखा है जिसमें भूमि प्रबंधन और फसल उत्पादन के सिद्धांतों एवं क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी जो है इस क्वेश्चन का मूल सिद्धांत नहीं है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 5 है, तापलहर से क्या होता है? फसल के बीज का अंकुरण, परागण, पौधों में प्रकाश संश्लेषण, पौधों की जड़ों की वृद्धि एवं क्रियाशीलता। तो क्वेश्चन नंबर 5 का दोस्तों आप लोग आंसर दीजिए। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, फसल के बीज का अंकुरण। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, फसलों में कीट प्रबंधन हेतु लाइट ट्रैप्स का प्रयोग करना किस विधि के अंतर्गत आता है? महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 का दोस्तों आप लोग आंसर दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यांत्रिक नियंत्रण। फसलों में समन्वित कीट प्रबंधन प्रणाली में यांत्रिक विधि से नियंत्रण करने में लाइट ट्रैप्स का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 7 क्वेश्चन नंबर, किस हैरो को बखार भी कहा जाता है? तो किस हैरो को बखार भी कहा जाता है? यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर देना है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ब्लेड हैरो को बखार भी कहा जाता है दोस्तों। ब्लेड हैरो को बखार भी कहा जाता है और स्प्रिंग हैरो को ड्रैग हैरो कहा जाता है। यह एक प्रकार का मिट्टी प्लट हल होता है। तो ऑप्शन सी में यहाँ पर स्प्रिंग हैरो दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 8 है दोस्तों, सैनिक कीट किस फसल को सबसे अधिक क्षति पहुंचाता है? तो क्वेश्चन नंबर 8 का आप लोग आंसर दीजिए। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, धान इसका राइट आंसर बनेगा। सैनिक कीट माइथिमना सेपरेटा एक नॉक्टोडी फैमिली कुल का कीट होता है दोस्तों। तो यहाँ पर डी इसका राइट जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, अनाज पकने के समय तापमान परिवर्तन से क्या नुकसान होता है? अनाज की गुणवत्ता कम हो जाती है, अनाज का वजन कम हो जाता है, खराब अंकुरण क्षमता, उपरोक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन डी इसका सही जवाब बनेगा। अनाज की गुणवत्ता कम हो जाती है, अनाज का वजन कम हो जाता है, खराब अंकुरण क्षमता। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 10 क्वेश्चन नंबर, गेहूं में सियाराई अवस्था आती है तो कितने दिन बाद आती है बुआई के? यहाँ पर आपको बताना है। तो यहाँ पर 10 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 20 से 25 दिन बुआई के बाद। गेहूं में क्राउन रूट इनिशिएशन स्टेज जिसे सीआरआई के नाम से जाना जाता है, सीआरआई अवस्था सिंचाई है तो सबसे महत्वपूर्ण है। यह अवस्था बुआई के 20 से 25 दिन बाद आती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, आलू के भंडारण के लिए उचित तापक्रम होना चाहिए। तो इनमें से आपको बताना है आलू के भंडारण के लिए उचित तापक्रम कितना डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 4 से 6 डिग्री सेल्सियस इस क्वेश्चन का राइट जवाब बनेगा। आलू के भंडारण के लिए उचित तापक्रम 4 से 6 डिग्री सेल्सियस तथा अपेक्षित आर्द्रता की बात करें तो 85 से 90% होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 12 क्वेश्चन नंबर है, 9.5 pH मान वाली मृदा के लिए उचित फल युग्म इनमें से कौन सा है? आंवला व कटहल है, आंवला व फालसा है, आंवला व जामुन है, आंवला व लोकाट है। तो 12 का आप लोग आंसर दीजिए। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आंवला व जामुन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। 9.5 pH मान वाली मृदा के लिए उचित फल युग्म आंवला व जामुन है और अधिकतर फसलों के लिए अनुकूलतम pH
5 से 7.5 के बीच होता है। फिर भी धान, अलसी, जई कम से कम 5.0 pH मान पर बढ़ते हैं, जबकि जौ, चुकंदर की बात करें तो 8.0 से अधिक pH मान पर पैदा हो सकते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 13 है, सभी दलहनी फसलें उत्पादन के साथ साथ भूमि सुधार का भी कार्य करती हैं, ये कहलाती हैं, क्या कहलाती हैं? एनर्जी कहलाती हैं, स्मूदर कहलाती हैं, पुनरुद्वारक कहलाती हैं, नर्स फसलें कहलाती हैं। तो 13 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पुनरुद्वारक कहलाती हैं। सभी दलहनी फसलें उत्पादन के साथ साथ भूमि सुधार का भी कार्य करती हैं और इन फसलों को पुनरुद्वारक फसलें कहते हैं, क्योंकि दलहनी फसलें मृदा उर्वरता बनाए रखने की अपनी सहज क्षमता के कारण टिकाऊ खेती में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 14 है, ग्रीष्मकालीन मूंग की बीज दर होती है। तो यहाँ पर आपको बताना है ग्रीष्मकालीन मूंग की बीज दर कितनी होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 25 से 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। ग्रीष्मकालीन मूंग की बीज दर की बात करें तो 25 से 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होती है। और मिश्रित फसल के लिए बात करें तो 8 से 10 केजी, 8 से 10 केजी प्रति हेक्टेयर। और खरीफ ऋतु के लिए 15 से 20 केजी, 15 से 20 केजी प्रति हेक्टेयर की आवश्यकता होती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 15 यहाँ पर क्वेश्चन नंबर है, राष्ट्रीय बीज निगम की स्थापना आपको बताना है कब हुई थी, महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो यहाँ पर 15 का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, 1963 में। राष्ट्रीय बीज निगम की स्थापना 1963 में हुई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 16, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो दिए गए ऑप्शंस में से आपको बताना है कौन सा कथन गलत दिया गया है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ट्रैक्टर के मूल्यह्रास की दर लगभग 20% प्रति वर्ष होती है। ऑप्शन बी जो है यहाँ पर गलत ऑप्शन दिया गया है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 17 है, गन्ने का मूल बेधक क्षति पहुंचाता है, जड़ को पहुंचाता है, तने को, पत्ती को, बीज को। तो यहाँ पर 17 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तने को। गन्ने का रूट बोरर जड़ बेधक कीट का प्रकोप मई जून में तने पर होता है। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 18, उपज भंडारण से लाभ है, उत्पाद को नष्ट होने से बचाया जा सकता है, मौसम के कारण बाजार में उत्पाद पर दबाव से मुक्ति मिलती है, उत्पादन की पर्याप्त उपलब्धता के दौरान औने पौने दामों पर बिक्री होने से बचाया जाता है, उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर 18 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी ऑप्शंस इस क्वेश्चन का राइट जवाब बनेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 19, मक्के के पौधे में टेसल पहले निकलते हैं, सिल्क पहले निकलते हैं, इनमें से दोनों साथ साथ निकलते हैं, इनमें से कोई नहीं। महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप लोग क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर दीजिए दोस्तों। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, टेसल पहले निकलते हैं। मक्के के पौधे में सबसे पहले टेसल निकलते हैं, यह मक्का का नर भाग होता है और मक्का के मादा भाग को सिल्क कहा जाता है दोस्तों, जो टेसल के बाहर निकलता है। टेसल निकलने की क्रिया टेसलिंग और सिल्क निकलने की क्रिया को सिल्किंग कहलाती है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 20 है, इमली के फल में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो टार्टरिक अम्ल पाया जाता है, साइट्रिक अम्ल पाया जाता है, हाइड्रोसायनिक अम्ल पाया जाता है, गैलिक अम्ल पाया जाता है। तो 20 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इमली के फल में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और इमली का वैज्ञानिक नाम की बात करें तो टमारिंडस इंडिका है, टमारिंडस इंडिका, टमारिंडस इंडिका है दोस्तों। तो यहाँ पर ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। तो आप लोग ध्यान। क्वेश्चन नंबर 21 है, शुष्क खेती में एल्केनिल सक्सिनिक अम्ल का प्रयोग पौधों की वृद्धि में सहायक होकर उन्हें सूखे से बचाता है, क्योंकि यह स्टोमेटा के ऊपर एक परत बनाता है। कोशिकाओं की भित्तियों में पानी की पारगम्यता स्टोमेटा के खुलने और बंद होने की क्रिया को नियंत्रित करता है, उपयुक्त सभी। तो 21 का दोस्तों आप लोग आंसर दीजिए, इसका राइट जवाब क्या बनेगा। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, स्टोमेटा के खुलने एवं बंद होने की क्रिया को नियंत्रित करता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 22 है, 22 से बीज शोधन किससे बचाता है। विषाणु रोग से, फफूंदी रोग से, जीवाणु रोग से, उपयुक्त सभी से। तो 22 का आप लोग आंसर दीजिए, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फफूंदी रोग से। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। 22 एक
सर्वांगीण बीज शोधन कवकनाशी दवा है और इसका उपयोग कवक फफूंदी के नियंत्रण के लिए बीज शोधन के काम में लाते हैं और इससे फसलों में पाउडरी रोग को नियंत्रित करते हैं। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, परिपक्व बीज में बीजांडकाय के दीर्घ स्थायी बाहरी परत को क्या कहते हैं? परिभ्रूणपोष कहते हैं, मसांकुर या अधिमांस कहते हैं, एंडोस्टोम्स कहते हैं, एंडोथीलियम कहते हैं। तो 23 का आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन ए परिभ्रूणपोष कहते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 24, उन्नत बीज उर्वरक और कीटनाशी दवाओं और आदान उपलब्ध कराने के लिए ग्राम पंचायत समिति के स्तर पर एजेंसी इनमें से कौन सी है? नाबार्ड है, राष्ट्रीयकृत बैंक है, सहकारी समिति है, बीमा कंपनियां हैं। तो 24 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सहकारी समिति। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 25 है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, खोदने वाली टांगें पाई जाती हैं। तो खोदने वाली टांगें किसमें पाई जाती हैं? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मोल क्रिकेट में खोदने वाली टांगें पाई जाती हैं। और चलने वाली टांगें काकरोच बग्स में पाई जाती हैं। दौड़ने वाली टांगों की बात करें तो ईयरबिग चींटियों में पाई जाती हैं। पकड़ने तथा चढ़ने वाली टांग बालों के जू में पाई जाती हैं। कूदने वाली टांगें टिड्डे झुंगुर में पाई जाती हैं और आवाज़ करने वाली टांगें टिड्डे व झिंगुर के नर कीटों में पाई जाती हैं। और तैरने वाली टांगें डायस्टिकस जॉइंट वाटर बग में पाई जाती हैं। और पराग एकत्रित करने वाली टांगें मधुमक्खियों में और शिकार पकड़ने वाली टांगें माइंटिस में पाई जाती हैं। और चढ़ने व चिपकने वाली टांगें घरेलू मक्खियों में पाई जाती हैं। तो ये रही महत्वपूर्ण जानकारी, आप लोग ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 26 है, स्टूलिंग किसके लिए एक महत्वपूर्ण अलैंगिक प्रवर्धन तकनीकी है? आंवले के लिए, आम के लिए, अनार के लिए, अमरूद के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 26 का आप लोग आंसर दीजिए दोस्तों। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अमरूद के लिए। स्टूलिंग या माउंड लेयरिंग में पौधे के तने के चारों तरफ 25 से 30 सेमी ऊंची मिट्टी चढ़ा दी जाती है और जब निकले हुए नए प्ररोह काफ़ी बड़े हो जाते हैं तो जड़ सहित निकालकर अलग कर दिए जाते हैं। और इस तकनीकी का प्रयोग अमरूद, नाशपाती, गूजबेरी में किया जाता है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, अमरूद, नाशपाती, गूजबेरी में इसका प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 27, नर तथा उभयलिंगी दोनों ही प्रकार के पुष्प किस फसल में पाए जाते हैं? अमरूद में, बैंगन में, आम में, भिंडी में। तो 27 का आप लोग आंसर दीजिए दोस्तों। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आम में पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है, पत्तियों द्वारा प्रजनन होता है। तो पत्तियों द्वारा प्रजनन किसमें होता है? चमेली में, हाइड्रा में, बेगोनिया में, सभी में। तो 29 का आप लोग आंसर दीजिए। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा पत्तियों द्वारा प्रजनन बेगोनिया और ब्रायोफिलम या मदर ऑफ 1000 प्लांट में होता है, जबकि चमेली में प्रजनन स्टेप लेयरिंग द्वारा किया जाता है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, और चमेली में स्टेप लेयरिंग द्वारा प्रजनन होता है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 30, संकर प्रजाति विकसित करने में नर बंधता लाइन को प्रदर्शित करती है। आर लाइन प्रदर्शित करती है, बी लाइन प्रदर्शित करती है, ए लाइन प्रदर्शित करती है या सी लाइन प्रदर्शित करती है। तो 30 का आंसर हो जाएगा दोस्तों, संकर प्रजाति विकसित करने के लिए ए लाइन नर बंधता लाइन को प्रदर्शित करती है और बी लाइन लाइन मेंटेन को प्रदर्शित करती है और आर लाइन लाइन रिस्टोरर को प्रदर्शित करती है। तो संकर बीज उत्पादन में A/R लाइन का क्रॉस करते हैं। तो यहाँ पर 30 का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, ए लाइन नर बंधता लाइन को प्रदर्शित करती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 31 है, मेंडल ने मटर में कुल कितने लक्षणों का वंशानुगत अध्ययन किया है? महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो यहाँ पर 31 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 7 लक्षणों का वंशानुगत अध्ययन किया है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 32 है, संश्लिष्ट प्रजाति को तैयार करने के लिए अंतः प्रजाति वंश क्रमों की उचित संख्या इनमें से कितनी होती है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 5 से 6 यहाँ पर सही आंसर बनेगा। संश्लिष्ट प्रजाति को तैयार करने के लिए अंतः प्रजाति वंश क्रमों की सामान्यतः जो संख्या होती है 5 से 6 रखी जाती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 33 है, सरल रेखा विधि से ट्रैक्टर के वार्षिक छीजन आकलन है इनमें से आपको 33 का आंसर देना है। तो यहाँ पर 33 का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, लाभदायक सेवा काल के अंत में ट्रैक्टर की छीजन करते हुए उसका मूल्य शून्य कर देता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 34, एडीपी का एटीपी में परिवर्तन को क्या कहते हैं? तो एडीपी का
एटीपी में परिवर्तन को क्या कहते हैं? तो 34 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, फास्फोरिलीकरण कहते हैं। एटीपी प्लस अकार्बनिक फास्फेट से मिलकर एटीपी का निर्माण होता है और प्रत्येक एटीपी का अणु बनने में 7.3 कैलोरी ऊर्जा संयंत्र होती है और यह क्रिया फास्फोरिलीकरण कहलाती है। क्योंकि यह श्वसन क्रिया में ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है, इसलिए इसे ऑक्सीजन फास्फोरिलीकरण कहते हैं। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 35 है, तत्व जो स्टोमेटल एवं रंध्रों के खुलने और बंद होने को नियंत्रित करता है, इनमें से आपको बताना है। तो 35 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पोटेशियम पत्तियों में स्टोमेटा और रंध्रों के खुलने एवं बंद होने को नियंत्रित करता है और पौधों द्वारा पानी की हानि पर नियंत्रण रखता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 36, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? इनमें से मृदा निर्माण का कारक जलवायु है, मृदा निर्माण का कारक पैतृक पदार्थ है, मृदा निर्माण का कारक जीवमंडल है, मृदा निर्माण के कारक जलवायु, पैतृक पदार्थ, जीवमंडल, स्तराकृति और मृदा की उम्र, समय है। तो 36 का आप लोग आंसर दीजिए दोस्तों। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा मृदा निर्माण के कारक जलवायु है, पैतृक पदार्थ है, जीवमंडल है, स्तराकृति और मृदा की उम्र, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 37, जलमग्न मृदा में कार्बनिक पदार्थों का अपघटन होता है, फफूंदी द्वारा होता है, जीवाणुओं द्वारा होता है, एक्टिनोमाइसिटीज द्वारा होता है, सभी के द्वारा होता है। तो यहाँ पर 37 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एक्टिनोमाइसिटीज के द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 38 है, निम्नलिखित में से कौन एक सूक्ष्म पोषक तत्व नहीं है? इनमें से आपको यहाँ पर बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सल्फर इस क्वेश्चन का सही आंसर बनेगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 39, बायोसुपर है, इनमें से आपको बताना है बायोसुपर इनमें से कौन सा है? तो राइट आंसर की बात करें 39 का, तो यहाँ पर डी ऑप्शन हो जाएगा, रॉक फॉस्फेट प्लस एलिमेंटल सल्फर प्लस गंधक ऑक्सीकरण करने वाले जीवाणु बायोसुपर हैं दोस्तों, ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 40, सोयाबीन में नत्रजन यौगिकीकरण किस बैक्टीरिया द्वारा होता है? राइजोबियम जापैनिकम, राइजोबियम लेग्यूमिनोसाइरम, राइजोबियम माइलिलोटाइस, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 40 का आप लोग आंसर दीजिए। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा राइजोबियम जापोनिकम से। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 41 है, सिंचाई में प्रयुक्त जल की मात्रा के पौधों द्वारा वाष्पीय जल मृदा सतह से जल वाष्पन तथा पौधों के ऊतक निर्माण में प्रयुक्त जल के अनुपात को क्या कहते हैं? तो 41 का आंसर हो जाएगा सिंचाई क्षमता कहते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 42 क्वेश्चन नंबर है, वर्षा अनुरूपक का प्रयोग किया जाता है मृदा क्षरण के अध्ययन में, अपवाह गणना में, वर्षा अध्ययन में, ए एवं सी दोनों में। तो 42 का आप लोग आंसर दीजिए दोस्तों। यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ए एवं सी दोनों में, मृदा क्षरण के अध्ययन में और वर्षा अध्ययन में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 43, पौधों के पत्तियों के किनारे बैंगनी रंग का प्रदर्शित होना किस पोषक तत्व की कमी दर्शाता है? बोरान की कमी दर्शाता है, मैग्नीशियम की, पोटास की, फास्फोरस की। तो 43 का आप लोग आंसर दीजिए। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, फास्फोरस की कमी दर्शाता है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 44, क्वेश्चन नंबर 44 है, निम्न में कौन सी फसल हरी खाद के रूप में 120 से 30 किलोग्राम नाइट्रोजन हेक्टेयर प्रदान करती है प्रति हेक्टेयर? तो इनमें से आपको बताना है। तो 44 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सैंजी इस क्वेश्चन का सही जवाब बनेगा। सैंजी की फसल हरी खाद के रूप में 120 से 130 केजी नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर प्रदान करती है। ढैंचा की बात करें तो 85 से 105 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर मृदा को प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 45, कौन सी हरी खाद की फसल है जिसके तने में बैक्टीरिया की ग्रंथि पाई जाती है? महत्वपूर्ण प्रश्न है 45। तो यहाँ पर आप लोग आंसर दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा सस्बेनिया रोस्ट्रेटा, सस्बेनिया रोस्ट्रेटा इस क्वेश्चन का राइट जवाब बनेगा। दक्षिण भारतीय राज्यों जैसे तमिलनाडु है, केरल, कर्नाटक, उड़ीसा आदि में ढैंचा की एक विशाल प्रजाति भी है जिसे सस्बेनिया रोस्ट्रेटा कहते हैं दोस्तों, और जिसके तने पर 1 मीटर की ऊंचाई तक ग्रंथियां पाई जाती हैं जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन की भूमि स्थिरीकरण करती है। तो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 46 है, बायो फर्टिलाइजर्स हैं, इनमें से आपको बताना है। जीवाश्म खादें हैं, सूक्ष्म जीवों का कल्चर है, हरी खादें हैं,
उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, सूक्ष्म जीवों का कल्चर है। जैव उर्वरक सूक्ष्म जीवों का कल्चर होता है जिसके उपयोग से फसल उत्पादन में वृद्धि होती है और इस कल्चर में जीवित सूक्ष्म जीवों के विभेद होते हैं जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। जैव उर्वरक बीजीय की बात करें तो धान की फसल में, और एजेक्टोबैक्टर की बात करें तो गेहूं, सरसों, कपास में, और एजोस्पाइरिलम की बात करें तो बाजरा, ज्वार, धान में, और राइजोबियम की यदि हम बात करें तो दलहनी फसलों में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है यहाँ पर 47, अपर्दन को सीधे प्रभावित करने वाले घटक इनमें से कौन से हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अवक्षेपण और वायु वेग। मृदा अपरदन को सीधे प्रभावित करने वाले कारक मुख्यतः वायु वेग और आर्द्रता, अवक्षेपण, वर्षा एवं सूखा है दोस्तों। और इनमें से वायु अपरदन के लिए वायु वेग व जलीय अपरदन के लिए अवक्षेपण प्रमुख सीधे प्रभावित करने वाले कारक हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 48, क्वेश्चन नंबर 48 है, निम्न में से कौन सी कृषि विधि मृदा अपरदन को सामान्यतः रोकती है? तो 48 का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, कंटूर खेती इस क्वेश्चन का सही आंसर बनेगा दोस्तों। ढाल के विपरीत कंटूर रेखा पर किसी भी प्रकार की कर्षण क्रिया द्वारा खेती करना समोच्च खेती कहलाता है और इस विधि द्वारा खेती पहाड़ों पर की जाती है और इसके द्वारा अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में मृदा क्षरण से बचाव, संपूर्ण क्षेत्र में नमी का समान वितरण तथा कम वर्षा वाले क्षेत्रों में नमी को सुरक्षित रखा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 49 है, अपर्दित मृदा में किस फसल की खेती अधिक लाभदायक होती है? तो यहाँ पर 49 का आप लोग आंसर दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दलहनी फसलें। अपर्दित मृदा में ऐसी फसलें लेनी चाहिए जो क्षरण अवरोधी हों और दलहनी फसलें प्रमुख क्षरण अवरोधी फसलें हैं और इसके अलावा गेहूं, जौ, जई घासें भी आती हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अवक्रमणिता क्षार मृदाएं बनती हैं इस स्थिति के अधीन है? अत्यधिक वर्षा के, औसत वर्षा के, निम्न वर्षा के, अनावृष्टि के। तो 50 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अत्यधिक वर्षा के। इस क्वेश्चन का राइट जवाब बनेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 51 है, निम्नलिखित विस्तार कार्यक्रमों में से कौन सी कृषि योजना किसानों के लिए ऋण के साथ संबद्ध है? तो यहाँ पर 51 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, समन्वित ग्रामीण विकास योजना। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 52 है, प्रसार शिक्षा के विकास का केंद्र बिंदु होता है? एक व्यक्ति होता है, एक सामाजिक समूह होता है, एक परिवार होता है, एक समुदाय होता है? तो 52 का आप लोग आंसर दीजिए दोस्तों। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एक सामाजिक समुदाय, एक सामाजिक समूह होता है दोस्तों। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 53 है, प्रसार कार्यक्रम में सार्थक जन सहयोग तब होता है जब पढ़े लिखे ग्रामीण भाग लेते हैं, ग्राम पंचायत सदस्य भाग लेते हैं, गांव वासियों का बहुमत भाग लेता है, स्थानीय नेतागण भाग लेते हैं। तो 53 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गांव वासियों का बहुमत भाग लेता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 54 है, भारत में प्रयोगशाला से खेत तक कार्यक्रम आरंभ हुआ था? तो कब आरंभ हुआ था दोस्तों? महत्वपूर्ण प्रश्न है। 54 का आप लोग आंसर दीजिए। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 1979 में। इस क्वेश्चन का सही आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 55 है, सर्वप्रथम प्रसार शिक्षा शब्द का प्रयोग कब और कहाँ किया गया है? तो 55 का आंसर आपको देना है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 1873 ईस्वी में, इंग्लैंड में। इस क्वेश्चन का सही आंसर बनेगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 56, नई आर्थिक नीति 1991 के अंतर्गत कृषि क्षेत्र में विदेशी निवेश की सीमा वर्तमान में कितनी % है? तो 56 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 100% है दोस्तों। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नई आर्थिक नीति 1991 के अंतर्गत कृषि क्षेत्र में विदेशी निवेश की सीमा वर्तमान में 100% है। नई आर्थिक नीति के 3 प्रमुख आयाम थे, निजीकरण, उदारीकरण और विश्वव्यापीकरण। तो ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 57, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। पहला ऑप्शन है, भारत के समग्र आयात में वर्ष 2022-23 में कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र का अंश 4.1% है। भारत के समग्र निर्यात में कृषि क्षेत्र की भागीदारी वर्ष 22-23 में 11.6% है। तो 57 का आप लोग आंसर दीजिए। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पहला और दूसरा ऑप्शन सही जवाब बनेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 58, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला ऑप्शन है, यह सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में लागू की जा रही है। इस योजना का कुल परिव्यय 20,050 करोड़ रुपए है। तो 58 का आप लोग यहाँ पर आंसर दीजिए। तो यहाँ पे राइट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन
सी हो जाएगा, पहला और दूसरा दोनों ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर बनेगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 59, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग की स्थापना कब की गई है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, तो 59 का आप लोग आंसर दीजिए। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1965 में। कृषि लागत एवं मूल्य आयोग की स्थापना वर्ष 1965 में कृषि उत्पादों के संतुलित एवं एकीकृत मूल्य संरचना तैयार करने के लिए की गई है और यह आयोग 30 कृषि फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य जारी करता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 60 है, नाइफेड की स्थापना कब की गई है? तो नाइफेड की स्थापना आपको बताना है कब की गई है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 1958 में। 2 अक्टूबर 1958 में नाइफेड की स्थापना की गई है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 61, शरीर के कौन से रंग से भदावरी भैंस को पहचाना जाता है? काला, तांबरिया, हल्का काला, धूसर। तो 61 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी तांबरिया, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 62 है, जीनोम इंगित करता है जीन्स के 7 गुणसूत्रों के किस समूह को जो वहन करते हैं? तो यहाँ पर आपको आंसर देना है। तो राइट आंसर हो जाएगा एक गुण हैप्लॉइड को, हैप्लॉइड समूह को जो वहन करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 63 क्वेश्चन नंबर है, पशुधन गणना 2019 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला ऑप्शन दिया गया है, इस गणना में बकरियों की कुल संख्या 148.88 मिलियन है, ऊँटों की संख्या 0.25 मिलियन है, भेड़ों की संख्या 74.27 मिलियन है, 74.26 मिलियन है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पर आप लोग आंसर दीजिए, इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या बनेगा? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, पहला, दूसरा, तीसरा सभी कथन सत्य हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 64, केंद्रीय पोल्ट्री ट्रेनिंग संस्थान कहाँ अवस्थित है? तो केंद्रीय पोल्ट्री ट्रेनिंग संस्थान आपको बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा बंगलुरु में स्थित है दोस्तों। केंद्रीय पोल्ट्री ट्रेनिंग संस्थान हेसरघट्टा बेंगलुरु में स्थित है और मखदूम मथुरा में केंद्रीय बकरी शोध संस्थान की स्थापना की गई है जो बकरियों के प्रजनन एवं प्रजाति उत्थान के लिए कार्य करती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 65, गुमबोरा नामक बीमारी किसमें पाई जाती है? तो गुमबोरा नामक बीमारी किसमें पाई जाती है? तो यहाँ पर राइट आंसर आप लोग दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मुर्गी में। गुमबोरा नामक बीमारी मुर्गी में पाई जाती है और मुर्गी में लगने वाली अन्य बीमारियों की बात करें तो रानीखेत है, चेचक, मोरेक्स है, बर्ड फ्लू है और ये सभी बीमारियां वायरस द्वारा फैलती हैं। तो आप लोग ध्यान रखिएगा। तो ये रहे 65 क्वेश्चन एग्रीकल्चर के आपने सॉल्व किए। और नेक्स्ट जो इसका पार्ट है कंप्यूटर सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित क्वेश्चन नंबर 66 क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, निम्नलिखित में से किस डिवाइस का उपयोग कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन कैड जैसे एप्लीकेशनों के लिए किया जाता है? तो 66 का आप लोग आंसर दीजिए दोस्तों। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्लॉटर के लिए किया जाता है। प्लॉटर प्रिंटर की तरह हार्ड कॉपी देने वाला एक आउटपुट डिवाइस है जिसका उपयोग बड़े कागज़ पर उच्च गुणवत्ता वाले रेखा चित्र व ग्राफ प्राप्त करने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 67, राष्ट्रीय सुरक्षा की हवाई यातायात और रेडार को नियंत्रित करने के लिए किस प्रकार के कंप्यूटरों का उपयोग किया जाता है? तो 67 का आप लोग आंसर दीजिए दोस्तों। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हाइब्रिड कंप्यूटर। हाइब्रिड कंप्यूटर इस क्वेश्चन का सही आंसर बनेगा दोस्तों। राष्ट्रीय सुरक्षा की हवाई यातायात व रडार को नियंत्रित करने के लिए हाइब्रिड कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। यह कंप्यूटर एनालॉग व डिजिटल कंप्यूटर का मिलाजुला रूप होता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 68, एजेंट, बुद्धिमान एजेंट यहाँ पर आपको फिल करना है के माध्यम से महसूस करते हैं और किसके माध्यम से कार्रवाई करते हैं? तो 68 का आप लोग आंसर दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा सेंसर्स एक्यूएटर्स के माध्यम से कार्रवाई करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 69 क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में से LISP का सही फुल फॉर्म क्या है यहाँ पर? तो 69 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लिस्ट प्रोसेसिंग। लिस्ट प्रोसेसिंग इस क्वेश्चन का सही आंसर बनेगा दोस्तों। LISP का फुल फॉर्म लिस्ट प्रोसेसिंग होता है। इसका विकास 1959 में जॉन मैकार्थी द्वारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रयोग के लिए किया गया था। यह एक फंक्शनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसका उपयोग गैर सांख्यिकी डाटा के प्रोसेसिंग में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 70 क्वेश्चन नंबर,
यहाँ पर आपको फिल करना है। मोबाइल डिवाइस का उपयोग करके स्टोरेज और फाइल शेयरिंग सेवाओं को प्रभावी सूचना प्रबंधन के लिए उपयोगी माना जाता है। तो 70 का आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन डी, क्लाउड बेस्ड इस क्वेश्चन का सही आंसर बनेगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 71, क्लाउड संगणना सेवा सम्मिलित नहीं करती है इनमें से, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वैद्युत चुंबकीय वर्णक्रम आवंटन इस क्वेश्चन का सही आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है यहाँ पर 72, बैंकिंग शब्दावली में पिन PIN का संक्षिप्त रूप इनमें से आपको यहाँ पर बताना है दोस्तों। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है यहाँ पर 73, ई गवर्नेंस मल्टीमीडिया और मनोरंजन के संदर्भ में IECT शब्द का क्या अर्थ है दोस्तों। तो IECT का आपको बताना है यहाँ पर। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इंफॉर्मेशन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, सूचना इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार प्रौद्योगिकी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, MS वर्ड में निम्नलिखित में से किस की कॉम्बिनेशन या समुच्चय को दबाकर पेज ब्रेक इंसर्ट किया जा सकता है, महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा कंट्रोल प्लस इंटर इस क्वेश्चन का सही आंसर बनेगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 75, निम्नलिखित में से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का कौन सा व्यू टेस्ट दिखता है जैसे यह हेडर और फुटर के बिना प्रिंटेड फॉर्मेट में दिखाई देता है। तो 75 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ड्राफ्ट व्यू इस क्वेश्चन का सही आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 76 है, मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर सामान्यतः किसको सम्मिलित नहीं करते हैं, वर्ड डॉक्यूमेंट को, ध्वनिस को, चित्र को, वीडियो सीक्वेंस को। तो 76 का यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वर्ड डॉक्यूमेंट को सम्मिलित नहीं करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 77, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की कौन सी विशेषता फीचर का उपयोग परिभाषित अनुक्रम में दर्ज किए गए डेटा को स्वचालित करने के लिए किया जाता है। तो 77 का आप लोग आंसर दीजिए। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑटो फिल इस क्वेश्चन का सही आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 78 है, ग्राफिक्स फाइल के लिए एक्सटेंशन की पहचान करें। तो ग्राफिक्स फाइल के एक्सटेंशन की आपको पहचान करना है। तो 78 का आंसर हो जाएगा .jpg। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 79, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प अलग है इनमें से, फाइंड द ओड वन आउट। तो 79 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, C++ इस क्वेश्चन का सही आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 80 है, प्रोसेस्ड डेटा को किसके रूप में जाना जाता है, डेटा के रूप में, जानकारी के रूप में, ज्ञान के रूप में, विश्लेषण के रूप में। तो 80 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इंफॉर्मेशन के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है यहाँ पे दोस्तों, उत्तर प्रदेश सामान्य जानकारी से संबंधित 20 क्वेश्चंस को यहाँ पर देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 81 है, काशी विद्यापीठ वाराणसी की स्थापना किसने की है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 81 का आप लोग आंसर दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शिव प्रसाद गुप्ता इस क्वेश्चन का सही आंसर बनेगा दोस्तों। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ वाराणसी की स्थापना की बात करें तो 10 फरवरी 1921 ईस्वी में असहयोग आंदोलन के दौरान बाबू शिव प्रसाद गुप्ता तथा भगवान दास द्वारा की गई थी। तो आप लोग ध्यान रखिएगा। और इस संस्था की स्थापना काशी विद्यापीठ के नाम से की गई थी, और किंतु 1995 ईस्वी में इसका नाम बदलकर महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ कर दिया गया है। महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 82 है, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में किस जनपद में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है। तो 82 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वाराणसी इस क्वेश्चन का सही आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 83 है, उत्तर प्रदेश में किसके हेतु सबरी संकल्प अभियान की शुरुआत की गई थी। तो 83 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कुपोषण दूर करने के लिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 84, उत्तर प्रदेश में राज्य पोषण मिशन संबंधित है। तो उत्तर प्रदेश में राज्य पोषण मिशन किससे संबंधित है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कुपोषण से संबंधित है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 85, उत्तर प्रदेश किस क्षेत्रीय परिषद का सदस्य है इनमें से। तो आप लोग आंसर दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा मध्य क्षेत्रीय परिषद का। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी की स्थापना की गई थी किस वर्ष में। तो 86 का आंसर हो जाएगा 1972 में। उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी की स्थापना वर्ष 1972 में हुई थी, जिसका उद्देश्य उर्दू भाषा का विकास एवं प्रचार प्रसार करना था। उर्दू उत्तर प्रदेश की द्वितीय राजभाषा है।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अगरिया, बेगा तथा भुइया अनुसूचित जनजातियां उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसमें मुख्यतः निवास करती हैं? अंबेडकर नगर, जालौन, सोनभद्र, ललितपुर। तो 87 का आप लोग आंसर दीजिए दोस्तों। तो राइट आंसर हो जाएगा सोनभद्र में निवास करती हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 88 है, इनमें से क्या उत्तर प्रदेश में नहीं है? तो नहीं पूछा गया है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, विक्टोरिया मेमोरियल। विक्टोरिया मेमोरियल कोलकाता में स्थित एक प्रसिद्ध स्मारक है दोस्तों, और इसका निर्माण रानी विक्टोरिया के 25 वर्ष के शासनकाल के पूरा होने के अवसर पर किया गया था। यह सफ़ेद संगमरमर से बना विश्वनाथ मंदिर और 80 घाट वाराणसी में स्थित है। आगरा का किला आगरा में स्थित है। यह यूनेस्को द्वारा घोषित विश्व धरोहर स्थल है दोस्तों। तो आप लोग इस बात को भी ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 89, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची फर्स्ट में लोकगीत दिए गए हैं, सूची सेकंड में गायन का अवसर। तो 89 का आप लोग यहाँ पर आंसर दीजिए, इसका राइट जवाब क्या बनेगा? तो राइट आंसर की यदि हम बात करें दोस्तों तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका। ए का फोर्थ, बी का थर्ड, सी का सेकेंड और डी का फर्स्ट, इसका राइट जवाब बनेगा दोस्तों। चैता का यहाँ पर मिलान हो जाएगा दोस्तों मौसमी गीत से, ऑप्शन 4 से। और कजरी का मिलान हो जाएगा विवाह एवं मौसमी गीत। और रसिया का मिलान हो जाएगा ब्रज का लोकगीत है। और सोहर का मिलान हो जाएगा संस्कार गीत। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 90 क्वेश्चन नंबर है, घोषिताराम जहां बुद्ध कुछ समय के लिए रुके थे स्थित था। तो कहां पर स्थित था दोस्तों? तो 90 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कौशाम्बी में स्थित है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 91 है, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित है? तो 91 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हुलास। इस क्वेश्चन का राइट जवाब बनेगा। हुलास उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में अवस्थित सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है। रोपण पंजाब में है, बनवाली हरियाणा में और मांडा जम्मू में स्थित है और संधव कालीन स्थल है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, जनरथ नाम दिया गया है। तो जनरथ नाम दिया गया है, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रारंभ किए गए निम्न लागत एसी बस सेवा को। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 93, उत्तर प्रदेश के किस जिले में यूरेनियम पाया जाता है? तो यहाँ पर आपको बताना है उत्तर प्रदेश के किस जिले में यूरेनियम पाया जाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ललितपुर में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 94, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? इनमें से आपको बताना है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, चूड़ी उद्योग सहारनपुर से सुमेलित नहीं है। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि चूड़ी उद्योग के लिए फिरोजाबाद प्रसिद्ध है दोस्तों, और शाहजहाँपुर और भदोही मुख्यतः कालीन उद्योग के लिए जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 95, उत्तर प्रदेश ने उच्चतम औद्योगिक वृद्धि दर अंकित की है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 95 का आपको आंसर देना है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 10वीं पंचवर्षीय योजना में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 96 है, उत्तर प्रदेश में रक्षा गलियारा केंद्रित क्षेत्र होगा। तो उत्तर प्रदेश में रक्षा गलियारा केंद्र जो है यहाँ पर बुंदेलखंड, इसका राइट जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 97, ब्रांड उत्तर प्रदेश सृजन के लिए उत्तर प्रदेश पर्यटन द्वारा किस उपागम को अपनाया गया है? तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, समग्रता उपागम को अपनाया गया है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 98, उत्तर प्रदेश में सिंचाई का सबसे बड़ा स्रोत इनमें से कौन सा है? तो 98 का आप लोग आंसर दीजिए। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नलकूप। उत्तर प्रदेश राज्य में लगभग 80% सिंचाई कार्य नलकूपों और कुओं द्वारा, 19% नहरों द्वारा किया जा रहा है और शेष 1% टैंकों, झीलों और अन्य स्रोतों द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 99, निम्नलिखित में से कौन सा फसल चक्र पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए सर्वाधिक उपयुक्त समझा जाता है? तो 99 का आप लोग आंसर दीजिए। तो पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए सर्वाधिक उपयुक्त फसल चक्र धान, मक्का व गेहूँ है। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट जवाब बनेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 100 क्वेश्चन नंबर, उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद दशहरी आम का सर्वोच्च उत्पादक है? महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो उत्तर प्रदेश का लखनऊ जनपद दशहरी आम का सर्वोच्च उत्पादक है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। दशहरी आम को भौगोलिक संकेतक का विशेष
कानूनी दर्जा प्राप्त है और एक अलग स्वाद और सुगंध के कारण दशहरी आम की विशेष पहचान है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों ये रहे प्रैक्टिस 13 के 100 क्वेश्चंस को आपने सॉल्व किया। दोस्तों यदि आपको क्लास पसंद आ रही तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और हाँ, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों आप लोग इस चैनल को सपोर्ट करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करते रहिए। और आपको इस चैनल के माध्यम से UPSSC AGTA 2024 के लिए कंटिन्यू प्रैक्टिस इसी तरह आपको मिलते रहेंगे।